गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इम्पॉर्टेंस और नीड है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को लेकर जो एक्ट बनाया गया है, ऑब्वियसली उसकी नीड तो प्रोटेक्शन के लिए ही है, राइट। लेकिन उसके अलावा भी कहीं ना कहीं मतलब ये सारे पॉइंट्स कंज्यूमर की प्रोटेक्शन से ही जुड़े हुए हैं। कंज्यूमर को किन किन चीज़ों से हमें बचाना है, राइट, उन चीज़ों को बेस बनाकर ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का निर्माण किया गया है। ओके, सो हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ अनफेयर एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये बात कई बार आ चुकी है कि कई बार देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर के लिए लो क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करते हैं, मोर प्राइसेस लेते हैं जो कि नॉर्मल प्राइसेस से काफ़ी ज़्यादा होता है। कंज्यूमर के लिए जो गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं वो उसकी हेल्थ के लिए कई बार नुकसानदेह साबित हो सकती है। कई बार उसको हार्मफुल रहता है वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं। ओके, और कई बार उन गुड्स की जो उपयोगिता है यानी जो यूज़फुलनेस है वो भी उतनी नहीं होती जितने उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। तो दीज ऑल आर अनफेयर एंड मिसलीडिंग और डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट, जो व्यापार में बिजनेसमैन अपनाते हैं और अपना प्रॉफिट कमाने के लिए या ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ लेंथी लीगल प्रोसेस। नॉर्मल कोर्ट्स में अगर कंज्यूमर के केसेस जाते हैं, देखा वैसे तो जब तक ये एक्ट नहीं बना था तब तक नॉर्मल कोर्ट्स में ही जाया करते थे, लेकिन वहाँ की प्रक्रिया काफ़ी लेंथी है और काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं, और कई बार इतनी लंबी प्रक्रिया से डर कर कंज्यूमर जो है वहाँ तक जाते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि इतनी लंबे प्रोसेस से कौन गुजरेगा, तो वो एक परेशानी से बचने के लिए वो जैसी वस्तुएं मिलती थी उसी से ही मैनेज कर लिया करते थे, और बहुत सारी चीज़ों पे मैन्युफैक्चरर का बचाव हो जाता था जबकि होना नहीं चाहिए था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए भी अलग से कंज्यूमर कोर्ट्स, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही आती हैं, उसका निर्माण किया गया। और अब केसेस जो है वहाँ पर या फिर इसके लिए एक अलग मशीनरी जो है बनाई गई, जो कि इनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको कैसे हैंडल करेगी वो हम आगे देखेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक ये भी प्रोविज़न है कि किस तरीके से कंज्यूमर को जो इनजस्टिस का शिकार हुआ है ना, उसको जस्टिस दिलाने के लिए जो प्रोसेस है वो उसको कितना जल्दी से जल्दी निपटाया जाए या छोटा किया जाए। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑफ अदर कंट्रीज़। ऑब्वियसली एक कंट्री का असर या एक कंट्री की डेवलपमेंट का असर कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ पे भी आता है। अब जैसे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जापान है, चाइना है, यूएसए है, तो ऐसी कंट्रीज़ में कंज्यूमर ऑलरेडी अवेयर था या पहले से ही अवेयर है, और वहाँ पे कंज्यूमर्स के राइट्स को लेकर काफ़ी सरकार जो है वो मतलब एक्टिव रहती है। उसी की देखा देखी इंडिया में भी अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इस तरीके का एक्ट लाकर अपने कंज्यूमर को अवेयर करने की और उसे न्याय दिलाने की कोशिश की है। फिर उसके अलावा है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर का मतलब कल्याणकारी। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी हो, कि उनके जो जहाँ जो उनके नागरिक रहते हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनमें उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, राइट। सो वेलफेयर का पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहा जा सकता है कि इंडिया क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो अपने आप को वेलफेयर स्टेट ना बताए। और वेलफेयर स्टेट होने के नाते यानी हमारा संविधान में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि हमारे यहाँ जो नागरिक रहते हैं, जो सिटीज़न हैं यहाँ पर, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनके साथ कोई इस तरीके का भेदभाव, उनके उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको कोई छेड़छाड़ ना की जाए, और उनको एक तरह से किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचाया जा सके। तो अपने आप में कंज्यूमर क्योंकि सोसाइटी का पार्ट है, और कोई भी इंसान, देखिए ये नहीं कह रही है कि हम और आप ही कंज्यूमर हैं या दुकानदार कंज्यूमर नहीं है, दुकानदार भी तो कंज्यूमर है, वो अपने घर में भी तो कंज्यूम करता है ना। शोरूम का मालिक है वो भी तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अपने घर कंज्यूम करता है। तो कौन ऐसा पर्सन है जो कंज्यूमर नहीं है? एवरीवन इज कंज्यूमर इन दिस वर्ल्ड, राइट। आप कहीं ना कहीं हर कुछ ना कुछ चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। आप कपड़ा पहन रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप आपके घर में और 50 तरीके की चीज़ें हैं, वो कंज्यूम ही तो हो रही हैं,
है ना। और इस तरीके से हर आदमी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीज़ों को कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर की तादाद देखो कितनी ज़्यादा, जितने नागरिक जितने लोग उतने ही कंज्यूमर। तो एक तरीके से उनके वेलफेयर के लिए कई तरह की, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो MRTP एक्ट था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जो कंज्यूमर को ही बेस बनाकर उसकी प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया। इसके अलावा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो पहले इसमें नहीं था, बाद में इसके अंदर डाला गया, राइट। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें क्यों की गई, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली जिस देश के नागरिक जो है हेल्दी होंगे, अवेयर होंगे, एजुकेटेड होंगे, अपने राइट्स को लेकर सचेत होंगे, जागरूक होंगे, जहाँ की न्याय प्रणाली यानी कि लीगल सिस्टम है, जो प्रोसीडिंग्स जो हैं वहाँ पर फटाफट होंगे, उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा, उनकी बात को सुना जाएगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार तो डेफिनेटली बनेगी ना, क्योंकि कंज्यूमर के दम पर ही तो बिज़नेस सर्वाइव कर रहा है। कोई भी बिज़नेस आप देखो, कंज्यूमर नहीं होगा तो बिज़नेस किस लिए सर्वाइव करेगा। बिज़नेस कहाँ से अर्न करता है, कंज्यूमर से ही अर्न करता है, प्रोडक्ट सेल करता है, सर्विसेज सेल करता है, तो ऑब्वियसली उसको कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूमर करता है, राइट। तो अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका असर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग पर रहेगा, और कोई भी बिज़नेस जो है इन चीज़ों के बगैर सर्वाइव कर ही नहीं सकता। और अगर बिज़नेस सर्वाइव अच्छे से करता है, अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है, कहीं ना कहीं वो देश के लोगों को रोज़गार देता है, सरकार को टैक्स देता है, लोगों को अच्छी क्वालिटी की ये चीज़ें देता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी ही हुई हैं, राइट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि जो ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन के साधन एंड कम्युनिकेशन। अभी आज का टाइम, और अगर आज से मैं 10 साल पहले भी बात करूं तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आज हर हाथ में मोबाइल है, जबकि 10 साल 15 साल पहले आप देखते तो गिने चुने लोगों के हाथ में मोबाइल था, और शायद तब तक तो इंडिया में आया भी नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, राइट। और अगर आया भी होगा तो गिने चुने लोगों के हाथ में होगा, सेलिब्रिटीज़ के हाथ में होगा, राइट। आम आदमी की पहुंच के बहुत दूर था, क्योंकि बहुत कॉस्टली था और बहुत रेयर चीज़ थी। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जब एंटर करती है मार्केट में तो वो रेयर होती है, तो वो धीरे धीरे वो प्रचलित होती है एंड फेमस होती है, और लोगों की रीच में, लोगों की पहुँच के अंदर जाती है। ओके, सो एक तो ये बात है कि जैसे कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ है, हम लोगों के टच में आने लगे हैं ग्लोबल लेवल पर, हमें पता है दुनिया में क्या हो रहा है, हमें ये पता है किस कंट्री में क्या नई जो है प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के साधन हैं वो इतने डेवलप हो गए हैं। अब कहने का मतलब है दुनिया इतनी बड़ी है लेकिन वो बहुत छोटी हो गई है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप जो है आपकी अगर देखा जाए रियलिटी में तो अब कोई भी चीज़ हमारी पहुंच के बाहर रह नहीं गई है। आपको पता लग जाता है कि किस देश में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ के नागरिकों को क्या अधिकार दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं असर डालती हैं लोगों की सोच पर, लोगों के तौर तरीक़ों पर, रहने सहने पर, और अवेयरनेस उनकी क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें भी पुश करती हैं सरकारों को कुछ नीतियाँ बनाने के लिए, कुछ परिवर्तन के लिए। तो अपने आप में ये एक ज़रूरी चीज़ बन गई, और राइट्स जो कंज्यूमर को मिले, सेफ्टी का, हेल्थ का, ये सारी किस चीज़ का नतीजा, इन्हीं चीज़ों का नतीजा है, राइट। रोल ऑफ जुडिशियल सिस्टम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जो कि एक तो टॉप का जो एक जुडिशियल जो सिस्टम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट को अच्छी खासी पावर्स दी हैं ताकि वो कंज्यूमर राइट्स को लेकर जो भी एक्शन ले, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को लेकर जो भी एक्शन ले या जो भी कार्य करे वो बहुत सॉलिड तरीके से हो, और सिंपल हो, और लेंथी ना हो। सो एक तरीके से जुडिशियल सिस्टम भी पावरफुल हो गया है, तभी ये चीज़ें कामयाब होने लगी हैं। लोक अदालत की बात करते हैं। लोक अदालत शायद आपने कभी कभार सुना हो कि
लोक अदालत भी एक तरीके से जस्टिस दिलवाने का एक तरीका है। हाँ, इसमें ये अदालत वो अदालत होती है जो नॉर्मल अदालत की तरह नहीं होती, जहाँ पर लेंथी प्रोसेस नहीं होता, जहाँ पर फटाफट यानी स्पीडी एक्शन लिया जाता है, जहाँ पर जल्दी जल्दी डिसीजन आते हैं। और एक तरीके से आम आदमी को थोड़ा सहूलियत और देने की वजह भी है ये लोक अदालत। तो आजकल लोक अदालतों में भी कुछ केसेस जो हैं वो क्या बोलते हैं पेश किए जाते हैं, जहाँ पर जल्दी से जल्दी उनके ऊपर एक्शन होता है, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड केस हो, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। हम डीडीए की बात कर सकते हैं जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कुल मिलाकर कहने का यह है कि लोक अदालत जो कि नॉर्मल अदालत से डिफरेंट होती है, जहाँ प्रोसेस बिल्कुल शॉर्ट में होती है, लंबी नहीं होती है, स्पीडी प्रक्रिया होती है और न्याय जो जल्दी जल्दी मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी जब पिक्चर में आ गई सामने, तो इसका भी बड़ा फ़र्क पड़ा हमारे कंज्यूमर के अधिकारों की सुरक्षा में। नेक्स्ट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक के इंटरेस्ट में, सोसाइटी के इंटरेस्ट में अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम PIL बोलते हैं। तो PIL जैसा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो मैक्सिमम सोसाइटी के लोगों को अफेक्ट कर रहा है एडवर्सली, तो उसके लिए PIL यानी कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से PIL यानी एक कंप्लेंट जो सभी के इंटरेस्ट में है डाल सकते हैं। पोस्ट कार्ड पे ही डाल सकते हो, यानी प्लेन पे उस पर भी डाल सकते हो। हाई कोर्ट में आपकी ये मतलब जब आप इसके ऊपर डालते हो, पोस्ट कार्ड भी बेशक लिख के आप जो है ये कंप्लेंट डालते हो, तो इसको हाई कोर्ट में पिटीशन के तौर पर ट्रीट किया जाता है, मतलब उसको इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो PIL अपने आप में एक बहुत ही लगा लो कि हालांकि लेटेस्ट मैं नहीं कहूँगी, अभी इतना पुराना इतना नया भी नहीं रहा ये, और बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की जो है ना प्रोविज़न्स, वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर को प्रोटेक्शन में मददगार साबित होते हैं और ज़रूरत भी महसूस होती है इस तरीके की चीज़ों की। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर्स अवेयरनेस। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कंज्यूमर आज का पढ़ा लिखा है, अवेयर है, मीडिया से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, मोबाइल से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जिसको सारी दुनिया की खबर है। उसे पता है कि उसके राइट्स क्या हैं और उसको उसके अधिकार कैसे मिलेंगे, ये भी बहुत अच्छे से समझता है वो, राइट। इसके अलावा यहाँ कंज्यूमर नहीं है बेटा, यहाँ कंज्यूमर इंस्टीट्यूशन लगा लो या कंज्यूमर जो है ऑर्गेनाइजेशन लगा लो। तो इसने तो बोला है 500, हालांकि 500 से काफ़ी ज़्यादा हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे देश में काम कर रहे हैं, जो कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए काम कर रही है। एक दो के नाम भी हैं, जैसे कंज्यूमर्स गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया या कंज्यूमर्स फोरम उदुपी। तो ये जगह का नाम है। और एक तरीके से ये एसोसिएशन जो बने हुए हैं ना, ये भी कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को लेकर अच्छे खासे काम करते हैं। और नेक्स्ट इज़ नेशनल अवार्ड्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सरकार ने अब राष्ट्रीय पुरस्कारों की भी घोषणा की है टाइम टू टाइम, जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, चाहे वो एक पर्सन हो या इंडिविजुअल हो या पूरी फर्म हो या संस्था हो। अगर कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए कार्य करते हैं तो उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये तो था जी हमारा टॉपिक, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बल्कि इसमें आप एक वो वाले पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि कंज्यूमर क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है जिसकी वजह से कंज्यूमर को, तो आप हमने जो लास्ट वीडियो में बताए थे कंज्यूमर का कहाँ कहाँ एक्सप्लॉयटेशन होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है, प्राइस ज़्यादा लिया जाता है, उसको शोषण किया जाता है, उसको सर्विसेज नहीं दी जाती, ये सारी वजह भी हैं। तो आप वो वाले पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स क्या हैं? सबसे पहले तो देखो, बीमारी होने से पहले जो एक प्रिकॉशन लिए जाते हैं, जस्ट लाइक वही है काउंसिल जो है, बीमारी होने से पहले का प्रिकॉशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो 2 लेवल पे जो है सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाती है। एक तरह के एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कुछ लोग डाल रखे हैं, कुछ मेंबर्स हैं और उनका एक प्रेसिडेंट है। तो ये कंज्यूमर की बारे में, कंज्यूमर के राइट्स को लेकर काम करते हैं, राइट। तो ये 2 तरीके के हैं, एक है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और एक है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसको CPC बोलूँगी, बार बार मैं इतना लंबा नाम नहीं लूँगी, सेंट्रल CPC एंड स्टेट CPC।
तो अब आपका जो सेंट्रल है वो सेंट्रल लेवल पे है और जो स्टेट है तो वो स्टेट लेवल पे है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रल लेवल की बात करते हैं। कहने का मतलब होता है पूरे देश में 2 लेवल पर काउंसिल्स का निर्माण किया जाता है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल यानी सेंट्रल CPC। ठीक है, हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। तो सरकार को कोई भी चीज़ की स्थापना करनी होती है या कोई घोषणा करनी होती है तो सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, एस्टेब्लिश करती है CPC को, सेंट्रल CPC को। और ये डेट भी किस डेट से मतलब वो कार्य करेगी, उस डेट से वो डेट भी नोटिफिकेशन में एडजस्ट मतलब मेंशन की जाती है। ठीक है जी। नंबर 2 पे आ रहा है कॉम्पोजिशन, मतलब इसमें कौन कौन से लोग होंगे। तो इसमें बता देती हूँ मैं। कंज्यूमर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखो सेंट्रल है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंज्यूमर अफेयर का जो डिपार्टमेंट है उसमें जो मिनिस्टर काम करते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं उनके इंचार्ज, वो इसका प्रेसिडेंट होगा, राइट। और उसके अलावा कुछ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। फिर से बता रही हूँ कि कंज्यूमर अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका जो मिनिस्टर इंचार्ज है वो इसका प्रेसिडेंट होगा और कुछ लोग ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। देखिए, अब काउंसिल जो करेगी, काउंसिल के अंदर ये जो नंबर की बात बता रही हूँ ना, नंबर 2 पे जो मेंबर्स आए थे ये 150 के अराउंड होंगे। ठीक है, अब इस 150 मेंबर की लिस्ट में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर आएगा। ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आएंगे, कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर, जितनी भी कंज्यूमर एसोसिएशंस बनी हुई हैं उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव आप ले सकते हो, लेडीज़ भी ले सकते हो, फार्मर भी ले सकते हो, बिजनेसमैन भी ले सकते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट भी ले सकते हो, और राज्यसभा लोकसभा के मेंबर भी ले सकते हो। तो ये जो 150 बंदों की लिस्ट है उसमें ये लोग आ सकते हैं। अब ये काउंसिल कितने टाइम तक काम करती है। इस काउंसिल का एक कार्यकाल 3 साल का है। काउंसिल का मतलब ये नहीं है कि 3 साल खत्म होते काउंसिल बंद हो जाएगी, नहीं, वो मेंबर्स की जगह नए लोग आ जाएंगे। ठीक है ना, जो मेंबर पहले थे ना वो 3-3 साल के ड्यूरेशन में काम करते हैं। फिर आ जाता है फिलिंग द वैकेंसी। अगर प्रेसिडेंट या मेंबर कोई चला जाता है तो उसकी जगह दूसरे पर्सन को बिल्कुल वैसे ही रखा जाएगा जैसे पहले वाले को रखा गया है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ मीटिंग्स। तो साल में वैसे तो आप कितनी मीटिंग करो ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन एक मीटिंग कम से कम 1 साल में होनी ज़रूरी है। एक तो ये बात हो गई। और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भैया ये मीटिंग, एक मिनट, सेंट्रल काउंसिल डिसाइड करेगी, काउंसिल के मतलब सारे मेंबर डिसाइड करेंगे कि मीटिंग कब कहाँ होगी, यानी टाइम भी और प्लेस भी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव वही है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोमोट करना और बताना कि भाई आपके ये राइट्स हैं तो आप अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो जाइए। अब ये राइट्स क्या क्या हैं, वही 6 राइट्स जो पहले आए थे। क्या, उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना, गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हार्मफुल हैं, यानी कि राइट टू सेफ्टी। फिर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड आया था पहले, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। राइट टू बी एश्योर्ड ऑफ एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ गुड्स, यानी कि राइट टू चूज़। ठीक है, राइट टू बी हर्ड, यानी कि उसको सुना जाना चाहिए, उसकी कोई परेशानी है तो। राइट टू सीक रिड्रेसल, उसकी परेशानी है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उसको कंज्यूमर को एजुकेट भी किया जाना चाहिए मीडिया के थ्रू, या और TV है, इंटरनेट है, इसके थ्रू भी कंज्यूमर तक अपनी बात रखी जानी चाहिए। सरकार क्या मैसेज देना चाहती है वो कंज्यूमर को पता होना चाहिए। नंबर 2 इज स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और स्टेट काउंसिल। तो दूसरा लेवल आ गया है स्टेट लेवल, पहला लेवल क्या था, सेंट्रल लेवल। ठीक है, तो दूसरे लेवल की जब बात करते हैं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट, जैसे पहली वाली को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में डिक्लेयर किया था, सिमिलरली स्टेट लेवल का जो CPC है उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में एस्टेब्लिश करेगी करके, मतलब नोटिफाई करके ना उसको एक जैसे एक अनाउंसमेंट करके और रिटर्न में जो है इसका निर्माण करेगी CPC का, और डेट भी उसी में मेंशन की जाएगी। नंबर 2 इसका कॉम्पोजिशन, मतलब इसमें कौन कौन होगा, जैसे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंज्यूमर अफेयर का जो मिनिस्टर था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्टर इंचार्ज होगा,
और दूसरा जो है इसमें भी कुछ लोग होंगे जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, और ये 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसमें कितने थे, 150 थे, और ये 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। मीटिंग, वो मीटिंग जो उन्होंने कहा था कि मीटिंग हम साल में एक ज़रूर करेंगे, ये लोग कह रहे हैं कि हम मीटिंग साल में कम से कम 2 बार ज़रूर करेंगे। ठीक है, वैसे ज़्यादा भी बार भी कर सकते हो। फिर स्टेट काउंसिल जो है वो कहता है कि ये मीटिंग कहाँ होगी, वो काउंसिल बताएगी कि टाइम और प्लेस क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव, वही 6 ऑब्जेक्टिव हैं। क्या, कंज्यूमर के राइट्स को के लिए काम करना, यानी उनको प्रमोट करना, उनको जो है प्रोटेक्ट करना। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने बात की किस चीज़ की, एक तो एक सेकेंड, हाँ कहाँ थे हम, हमने बात करी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और फिर हमने बात की क्या कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स क्या होती हैं और कितने लेवल पे होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स की। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।